नमस्कार मित्रों, शाम के बजे हैं 6:30 और मैं दिन भर बहुत काम में व्यस्त था आज। तो अभी आया हूँ और मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ठंडा हो गया और फिर से ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर जनवरी का महीना है और आज अप्रैल की 2 तारीख है। लेकिन ये देखो, आग जली है और ऐसे लग रहा है जैसे शाम को बर्फ़बारी होगी, इतना ठंडा है। तो ठंड की वजह से बहुत सारी चिड़िया नुकसान कर रही हैं। और ये देखो, ये मेरे पपीते पीले होने लग गए थे और इसमें नेट डाल रखी है क्योंकि इसको चिड़ियाएँ खा जा रही हैं। और मौसम ख़राब होने से तो चिड़ियाएँ भी जो है ना, बड़ी बड़ी तो सामने बैठी है और ये बादल हैं सामने से। और ये है मेरे बगीचे का दृश्य, ये देखिए। तो जितना भी आम और लीची में बौर आया है ना, सारे बौर में जो है ना कालापन पड़ रहा है और ठंडा होने से बौर बढ़ नहीं पा रहा है। तो मित्रों, ये है मेरा बगीचा, दिखा रहा हूँ मैं आज को कुछ और। तो अभी दिन भर के बाद मैं आज देख रहा था कि शाम को देखते हैं मेरे पौधों में कैसा हो रहा है। ये देखिए, ये पपीते में इतनी रेडनेस आ रही थी ये, और ये देखिए, ये मेरे करेले के पौधे लगे थे लेकिन इनकी बढ़वार रुक गई है और इनकी पत्तियां जो है ना ठंड से अकड़ने लग गई। अभी एक और पपीता है और देखो, अब इसमें चिड़िया खा रही हैं। और ये गिरने वाला है तो इसकी नीचे से टेक लगा रखी है हमने। ये देखिए, ये मेरे मिर्च के पौधे लगे थे। अभी मैं आया हूँ, शाम को टाइम मिल रहा है तो इसकी बढ़वार भी रुक गई है, वरना इसमें कलियाँ आने लगी थी सगिया मिर्च में। ये देखिए, तो अब इनमें भी, ये मेरा नेट हाउस है और सगिया मिर्च जो है काफ़ी बड़ी हो जानी चाहिए थी और ठंड की वजह से इनकी बढ़वार भी रुक गई है। ये मेरे प्याज का खेत है, ये देखो। तो मित्रों, मैं सुबह शाम अपने बगीचे में ज़रूर घूमता हूँ और आज मुझे सुबह जो है ना अपने खेत में जाने का मौका नहीं मिला। तो मेरा एक किस्म से ये एक अमल है कि मैं पेड़ पौधों से बातचीत करता हूँ, उनसे रोज़ मिलता हूँ और देखता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। तो आज मैं जो है देर शाम तक देख रहा हूँ अपने खेत में और बगीचे में। तो इस तरीके से मेरा ये बगीचा है। ये मित्रों आड़ू, अप्रैल में ये आड़ू लगभग 15 से 20 अप्रैल तक और सालों पर अब आड़ू पक जाता था। तो इस बार आड़ू में भी अब जो है ना इनकी बढ़त कम हो गई, कमज़ोर हो गई। और इस बार इसमें मैंने गहरी कटिंग की थी तो बहुत सारा कम फल आया है, देखो। और लेकिन अब ये बढ़ नहीं रहा है, ये आड़ू है। ये छोटे वाला कद्दू है और ये ये कद्दू भी जो लग रहे थे ना, इनकी भी बढ़वार रुक गई गर्मी नहीं होने से, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए। अभी इसको धूप और पानी की सख्त ज़रूरत थी, तो अब जो है इसकी बढ़वार भी रुक गई है। देखो, ये बढ़ ही नहीं रहे ये। तो इस तरीके से जो है ना, मैंने अपने खेत की जो भीड़ा है, भीड़ा हमारे वहाँ कहते हैं भीड़ा, तो हमारे पहाड़ में ऐसा उन्हें भी भीड़, तो ये भीड़न में मैं कद्दू लगा रखा, देखो। और ये नीचे प्याज का खेत है ये, और ये भीड़े में ये कद्दू है। और पपीते का मेरा ये पौधा है, ये देखिए। और ये आम के बौर चल रहे। और मित्रों, ये गोभी, ये देखिए, ये बंद गोभी। और इसके बीच में मैंने, इससे पहले इसमें मेथी की फसल लगी थी और मैंने आपको बताया कि मैं जो है ना
मिश्रित खेती करता हूँ, मल्टी क्रॉप। तो मल्टी क्रॉप में मेरे एक ही खेत में 2-3 फसलें होती है। और इसमें देखिए मकई भी उग रही, गोभी भी होगी और मकई होगी। और इससे पहले इसमें मेथी थी और उसके बाद ये गोभी आ गई। एक ब्लॉग के ज़रिए मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मैं मल्टी क्रॉप कैसे करता हूँ, यानी कि एक खेत में 2 से 3 फसलें क्रमवार ली जाती हैं। ये देखिए, और कद्दू मेरे यहाँ पे ये पूरे लाइनवार कद्दू लगे। ये अब एक और गोभी का खेत है। इससे पहले भी मैंने इसमें मल्टी क्रॉप के बारे में आपको बताया था। इस खेत में लगा था चमसूर, और चमसूर और उससे उसके बीच में हमने गोभी लगाई थी। अब हमने चमसूर की फसल उखाड़ दी और बीज के लिए भी इसको तैयार करके आज निकाल दिया था। और मैं जो है 7 बज गए हैं और मैं जो है अब मैं भी जा रहा हूँ घर को अपने खेत से। और यहाँ पे देखिए हमारे गौशाला के पास बाहर आग जगली है और लोग जो है शाम की संध्या पूजा और शंख ध्वनि गांव में बजने लग गई। ये मित्रों शाम के 7 बज रहे, लाइटें ऑन हो गई। तो हमारी गौशाला में गाय के लिए पक रहा है यहाँ पे दो, तो मुझे थोड़ी देर इसके पास बैठना पड़ेगा। और मैं इसको जो है ना ये हिला रहा हूँ। तो इसमें ये जो गाय के लिए बना कल सुबह, तो उसको चाहिए, तो अभी इसको पकाया जाएगा यहाँ बाहर। और मैं जो है आग भी सेकूँगा थोड़े और इसको पकाऊँगा भी। और इसके बाद इसकी आग को बंद कर देंगे। तो ये मेरी गौशाला है बाहर की और उसका यहाँ पर ये पक रहा है गाय के लिए सुबह का नाश्ता। तो बज गए शाम के 7 और 7 बजे हैं। देखिए इतना घना बादल है और कभी भी बहुत ठंड होगी और अचानक ठंड होने से ओले गिरेंगे। तो ओले गिरने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। बस हमारी यही मन्नत है कि कम से कम अब बारिश तो हमें कोई फ़ायदा देगी नहीं, लेकिन ओले न गिरे। लेकिन मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। तो मित्रों इस तरीके से शाम के 7 बज गए हैं और मैं आ गया हूँ अपने बाहर के कमरे में, जहाँ से पूरा सुंदर सा दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से बैठ के खुल के बरसात हो और धूप का आनंद लिया जाता है। सुबह बढ़िया धूप आती है और अभी शाम का ये दृश्य है। तो मित्रों कल मैं यहीं बैठ कर के गाँव पहाड़ की कुछ बातें आपसे कर रहा था। तो एक ज़माना था आज से 20-30 साल पहले, जो गाँव पहाड़ का परिदृश्य था ना, तो हमारे गांव में क्या परंपरा थी कि जो लोग बाहर नौकरी करते थे, तब हमारा उत्तराखंड स्टेट अलग नहीं था, हम यूपी में थे। तो हमारे गांव भरे पूरे थे और बड़े बुद्धिजीवी लोग और नौकरी वाले लोग गांव में रहते थे। और तमाम फौजी लोग जो आर्मी में हैं, और हमारे गांव पहाड़ की जो इकोनॉमी कही जाती थी उस टाइम पे, तो पोस्टल इकोनॉमी कही जाती थी। यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा लोग मनी ऑर्डर से पैसा अपने घरों को भेजते थे। और गांव घर में जो भी महिलाएं गांव में रहती थी या उनके घर वाले रहते थे, तो गांव में वो खेत खलिहान का काम करते थे, अपने मकान को सुधारते थे और पैसा पोस्ट ऑफिस के द्वारा गांव में आता था। और जो पोस्टमैन थे, और उनको हलकारा कहा जाता था, गांव गांव जाते थे वो और घर घर में पैसा पहुंचता था। तो हमारी पहाड़ की इकोनॉमी तब कही जाती थी पोस्टल इकोनॉमी। यानी जो नौकरी पेशा लोग हैं वो गांव को पैसा भेजते थे, और जब वो गांव में अपने घर को पैसा भेजते थे तो उनके घर में कभी मकान सुधारा जाता था, कभी खेत सुधारा जाता था, और कभी गौशाला बनाई जाती थी। तो इस तरीके से वो पैसा हमारे गांव में जो गांव के बेरोजगार हैं, कुछ कोई मिस्त्री होता था, कोई कारपेंटर होता था, और वो भी साल भर देखे रहते थे कि हाँ कब कोई फौजी आएगा, कोई नौकरी वाला आएगा, अपना मकान सुधारेगा, अपना खेत सुधारेगा। तो इस तरह की गांव की व्यवस्था थी और सब लोग अपने काम में लगे रहते थे। और हमारे गांव में जो है जो एक पैसा है वो यहाँ सर्कुलेट बना रहता था। मित्रों पिछले अब 2 दशक हमारे हो गए हैं, हमारा जो राज्य बनने के बाद अचानक क्या हुआ कि
लोगों का आकर्षण गांव से हट गया, लोगों की धारणा गांव के विपरीत हो गई। और पहले तो लोग हमारे गांव के नज़दीकों में जो हाट कस्बे होते हैं, तहसील मुख्यालय, ज़िला मुख्यालय, तो लोग वहाँ के लिए ज़्यादा आकर्षित हो गए और वहाँ जाने लगे। तो गांव से अचानक जो गांव का पैसा था वो जो हाट बाज़ारों में लगने लगा। हमारा स्टेट उत्तराखंड बनने के बाद आज मौजूदा परिस्थिति ये हो गई है कि अब कोई भी नौकरी पेशा, कोई भी पैसे वाला आदमी गांव में कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, वो सीधे शहर में लगाता अपनी पूंजी को। और इवन अब गांव में कोई रिटायर्ड फौजी होगा और कोई पेंशनर होगा, बहुत कम दिखाई देते हैं। सब लोग पैसे वाले चले गए तराई को और बड़े शहरों को, और गांव से भी दूर जो तहसील मुख्यालय हैं, हाट कस्बे हैं, तो लोगों की सारी पूंजी वहाँ लगती है। और दूसरी तरफ आज गांव में अब लगभग गरीबी नहीं रही है, सारे लोग संपन्न हैं। लेकिन वो संपन्नता इस बात की है कि लोगों के पास पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है। और जहां आज से 20 साल पहले एक घर में जो है एक पाव तेल आता था, तो एक पाव तेल में भी उसमें सब्जी भी बनती थी और 5-7 जो बच्चे थे उनके सरों में तेल भी लगता था, और नहाना धोना सब ये चल के एक पाव तेल आता था। तो आज कोई घर गांव का ऐसा नहीं है जिसके वहाँ 5 लीटर का जो है जार आता है तेल का। तो हम लोग इतना यहाँ पे गांव में तेल खा रहे हैं। और मुझे याद है बचपन में तो सरसों को हम लोग पिराई करते थे। उसके बाद थोड़ी सी किसी तीज त्यौहार में और जो बड़े त्यौहार होते थे उस दिन सरसों की घर में पिलाई की जाती थी, उससे तेल निकाला जाता था। तो आज मौजूदा परिस्थिति में अब जो है कोई पाव भर तेल लाएगा ऐसा नहीं है। पहले एक ज़माना था तो एक बोतल में एक पाव में तेल आता था और दुकानदार भी पाव से तेल देता था। मित्रों, आप बहुत सारे लोगों ने ऐसी ज़िंदगी जी होगी जहाँ पर साबुन नहीं था, तेल नहीं था और एक एक कपड़े होते थे। और आज मैं आपको बताऊँ ना, कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में दर्जनों के हिसाब से कपड़े नहीं होते हैं। तो हमारी आर्थिक संपन्नता बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा मानसिक और शारीरिक संपन्नता थी वो घट गई है। हमारे कार्य के घंटे घट गए हैं। जहाँ हमें एक पाव तेल और मडुआ की रोटी खा के, बाजरे की रोटी खा करके हम 16 घंटा काम करते थे, आज हमारे काम करने की क्षमता 8 घंटे से भी घट के मुश्किल से 6 घंटे में आ गई है। तो हमारी संपन्नता का जो असर है वो हमारी कार्य क्षमता पर पड़ रहा है। तो मित्रों, कल मैं ऐसे ही पौ शब्द की बात कर रहा था, तो पौ से परिवार होता था। पहले परिवार बहुत बड़ा होता था। और उसके अलावा पौ से परिपाटी। तो परिपाटी क्या होती थी? परिवार के अंदर जो मुखिया, और हर परिवार की अपनी रीत परंपरा है, और उन सारी हर परिवार की अपनी रीत परंपरा के चलते फिर गांव की एक परंपरा बनती थी, गांव की एक परिपाटी बनती थी। तो ये सब चीज़ें हमारे गांव की एक जीवन शैली मिल के फिर हमारा एक गांव, एक समाज बनता था। तो अब मित्रों, जो मेरा पौ शब्द का मानना यही था कि गांव से पौ चले गया का मतलब पौ से परिपाटी चले गई, पौ से प्रेम चले गया, और पौ से पैसा चले गया, पौ से पलायन हो गया। और इन शब्दों का मतलब था कि मेरा जो पौ से मानना है कि पहाड़ से पौ शब्द गायब होने पर हाड़ रह गया। हाड़ का मतलब ये था कि अब हम खाली एक खोखले रह गए। जो हमारा वास्तविक चीज़ें थी, पहले लोग इस बात पर गुमान करते थे कि अगर हमारे पास पैसा नहीं तो क्या है, हम शाम को जो है ना 2 भैंस हैं और 5 लीटर दूध में थोड़ा चावल डाल के खीर बनाएंगे और खा लेंगे। ये लोगों का पहले गुमान होता था। लेकिन आज लोगों का गुमान क्या है कि हमारे पास पैसा है, हम खरीद के ले आएंगे। अब उनको ये पता नहीं है कि खरीदने के लिए मार्केट में वो मिलने वाली है चीज़ या नहीं है। और मित्रों, प्रकृति का मिजाज दिन पर दिन बदलते जा रहा है। पहले हमारे गांव पहाड़ में भी 3 फसलें बराबर देखी जाती थी, रबी, खरीफ और जायद। और विगत पिछले 10 सालों में जायद की खेती लगभग लगभग हमारे गांव पहाड़ में समाप्त होने की कगार में थी, हो गई है।
और अब हम वर्तमान में देख रहे हैं कि हमारी रबी सीजन की जो फसलें हैं वो भी गायब होने लग गई। अब हमारे पास सिर्फ एक खरीफ सीजन की फसल है। बरसात के टाइम पर धान और ये सोयाबीन, मडुआ, इसमें भी कमी आ गई है। तो धीरे धीरे हमारे जो मौसम का प्रभाव है, हमारी जो तीन फसलें होती थी, रबी, खरीफ और जायद, तो जायद तो ख़त्म हो गई है और रबी भी धीरे धीरे समाप्त होने की कगार में है। तो एक ही सीजन का हमारा एक फसल बच रहा है, खरीफ। दूसरा मित्रों, मेरा पौ से तात्पर्य था, पहाड़ में जो पहाड़ हैं वो पेड़ों से ढके रहते हैं, वनों से आच्छादित रहते थे। तो पेड़ों में तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उनकी जो वैरायटी है, जो उनकी विविधता थी, जो उनकी बायोडाइवर्सिटी थी, उसमें कमी आ गई है। अब एक किस्म के जंगल तो बढ़ रहे हैं, उनका घनत्व भी बढ़ा है, यदि चीड़ का बढ़ गया या शाल का बढ़ गया, लेकिन पहले जो था, हमारे जंगलों में बहुत किस्म के पेड़ होते थे, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती थी, बांज, फल्याण और भीमल, बहुत सारी झाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें। अब अचानक क्या हो रहा है कि एक टाइप के जंगल बन गए, या तो वो चीड़ का है या बांज का है, और बांज में भी बहुत कमी आ गई। तो इसके चलते जो हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है, जो मध्य हिमालय है, उच्च हिमालय है और बहुत उच्च हिमालय है, तो इन पर पेड़ों के हिसाब से इनका वर्गीकरण होता था, जलवायु के हिसाब से, ठंड के हिसाब से। मित्रों, आज से 30 साल पहले हमारे गांव में काफ़ी बर्फ़बारी होती थी। अब यहाँ पे बर्फ़बारी नहीं हो रही है, और जो ठंड का मौसम था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी आदि तक बहुत ठंड होती थी। तो हमारे गांव में इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हमारी कहावतें हैं उस हिसाब से भी बनी थी। तो हमारे पहाड़ में एक कहावत कुछ 15 भदौ उड़ कमैल और 15 माघ कन कमैल, यानी 15 पैठ भादों से ठंडा शुरू हो जाता था तो कंबल को ओढ़ लो, और 15 पैठ माघ से गर्मी शुरू हो जाएगी और कंबल को अपने कंधे में डाल दो। तो युष्क निर्भया 15 भदौ उड़ कमैल और 15 माघ कन कमैल। तो अब देखिए कि आज हम फरवरी के ये क्या कहते हैं, अप्रैल के महीने में अभी रजाई चल रहा है यहाँ पहाड़ में, और जैकेट चल रही है, ऊपर से ये ऐनक चल रही है, इतनी ठंड का मौसम आ रहा है। तो इससे हमारी फसलें प्रभावित हो रही है। एक और बात बताऊँ मैं आपको, जो हमारे फसलों के पैटर्न की मैं बात कर रहा था, जो फसलें रबी सीजन की बोई जाती हैं उनके पकने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है। यानी जो फसलें जाड़ों में बोई जाती हैं वो गर्मी में पकती है, गर्मी आने पर पकती है, और जो फसलें गर्मियों में बोई जाती हैं वो ठंड आने पर पकती है। अब इसका मतलब आप ये से समझिए, जो धान है, धान अक्टूबर के महीने, अक्टूबर जब जाड़े शुरू होते हैं, बोई जाती है बहुत गर्मी में, यानी जून जुलाई में उसकी बुआई होगी, बहुत गर्म होता है, उसकी पैडी होगी, रोपाई होगी, और उसके पकने का टाइम होता है ठंडा, यानी कि उसमें जो फ्रूटिंग होगी, उसमें जो फल बनेगा, उसके लिए एक मौसम निर्धारित किया गया था प्रकृति के हिसाब से, और उसी मौसम के अनुकूल वो फसलें होती हैं और उसी हिसाब से उनकी तासीर भी होती है। तो अब ये पैटर्न बदलने से, और जो हमारा मौसम है ना, वो एक दिन में कितने प्रकार का हो जाएगा, एक महीने में कितने प्रकार का हो जाएगा, तो हमारी फसलें प्रभावित होंगी। अगर हमारे धान की बुआई के बाद अक्टूबर नवंबर में भी गर्मी ही बनी रही तो हमारे धान में जो फूल आएंगे, जो फल आएंगे, वो प्रभावित होंगे। और इसी तरीके से अब मैं आपको बताऊं, जो अभी हमारा गेहूं था, मसूर था, उसका पकने का टाइम आ रहा था। अब मौसम ने अचानक जो है ठंड ऐसी कर दी है कि उसके पकने की जगह उसने सड़ना शुरू कर दिया। मसूर जो है, जो दाने बने थे, पहले तो दाने फूल प्रभावित हो जाएंगे उसके, और उसके बाद वो सड़ जाएगा। तो इस तरीके से मित्रों, आने वाले टाइम पे ये निश्चित तौर पर हमारे मौसम बदलाव के हिसाब से अगर हमने काम नहीं किया, हमने इसमें ऋतु परिवर्तन के बारे में सोचा नहीं और इसमें वैज्ञानिक चिंतन नहीं हुआ,
तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और अकाल का निश्चित रूप से अकाल का सामना करना पड़ेगा लोगों को। मित्रों, ये सब बातें मैं अपने खेत पर अनुभव कर रहा हूँ और मैं जो मुझे खेत पर दिखाई दे रहा है, मैं आपसे उस बात को बयां कर रहा हूँ। कल से मैंने थोड़ा एक क्रम बनाया था और कुछ मेरे मित्र लोग मुझे प्रतिक्रिया दे करके भी ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में और बहुत सारी बातें उनको भी लग रही है कि शायद मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो भी उसको फील कर रहे हैं। तो मित्रों, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा विषय है। इसको समझ पाना खाली ग्लोबल वार्मिंग कह देने से ये समझा नहीं जा सकता है और इसके पीछे बहुत कारण है। मेरे हिसाब से तो यह भी संभव है कि हजारों लाखों वर्षों के बाद ऐसा कोई चक्र आता हो प्रकृति में जिसमें ऋतु संहार हो जाते हों, पूरे ऋतुओं का सिस्टम ही गड़बड़ा जाता हो, फिर धीरे धीरे नई कोई ऋतुओं की सेटिंग होगी, नया कोई पैटर्न बन रहा हो और नई फसलों का हमें फिर उस हिसाब से हमें तैयारी करनी हो। ये एक हो सकता है, एक पैटर्न बन रहा हो और इसमें उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ सारी चीज़ें बदल रही हों, ऐसा भी हो सकता है। और महाकवि तुलसीदास जी का एक महाकाव्य है ऋतु संहार, तो ऋतु संहार हो रहा हो या तो जो शब्द उसमें लिखा है ऋतुओं का संहार होकर के फिर कोई नई ऋतुएं बन रही हों, तो ऐसा भी संभव है। इन सब बातों में एक चीज़ तो बिल्कुल तय है मित्रों, जो हमारे आज से पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे मनीषी थे, जो ऋषि मुनि थे, वो इस पर काम कर रहे थे। यानी कि समाज में, गांव में, प्रकृति में किस तरीके से हम परिवर्तन को रोक सकते हैं, वो दीर्घकालिक प्रयास करते थे। यानी कि अपने गांव में, गांव के ऊपर जंगल लगाते थे, उसमें बहुत विविध किस्म के प्रजातियां होती थी। अब किस गांव में किस जगह पे किस हाइट पे बाज होगा तो बाज होगा, किस हाइट पे चीड़ होगा तो चीड़ होगा, किस हाइट पे अन्य जो हमारे अन्य चीज़ें हैं वो होंगी। तो एक परफेक्ट ये सिस्टम था। पहले किसी पेड़ को भी किस जगह पे लगाना है और फलदार पेड़ को भी किस जगह पे लगाना है, उसके लिए भी बड़े नियम कायदे कानून होते थे। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि ये पेड़ यहाँ पर नहीं लगेगा, आम का पेड़ नहीं लगेगा क्योंकि आम नहीं होता है। लेकिन अब हमने एक ऐसा चीज़ हमारे अंदर आ गई है कि हम ये देखना, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें कौन सा पेड़ अपने घर के पास लगाना चाहिए, कौन नहीं लगाना चाहिए, कौन किस गांव में किस हाइट पे कौन सा हमारा पेड़ होना चाहिए था। तो अभी ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से पेड़ और प्रजातियां और फसलें भी किसी जगह के मौसम को प्रभावित कर सकती हैं। किसी जगह के मौसम को गर्म या ठंडा करने में पेड़ों का भी हाथ हो सकता है कि कौन सा वनस्पति जो है किसी जगह के क्लाइमेट को ठंडा कर दे, कंट्रोल कर दे, और किस जगह के कौन सा पेड़ किस जगह की क्लाइमेट को गर्म कर दे। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि हमारा कार्बन और फॉसिल फ्यूल और ये तमाम जो है गैस हैं, इसके अलावा ये कारण भी हो सकता है कि हमारा जो खेती का पैटर्न है, जो पेड़ों का पैटर्न है, हिमालयी क्षेत्रों में विशेषकर हम हिमालयी क्षेत्रों में किस तरीके से पेड़ लगाएं, ये भी एक विषय हो सकता है हमारी ग्लोबल वार्मिंग का। तो मित्रों, ये सब लंबी बातें हो जाएंगी, लेकिन आप सब मुझे कमेंट कर रहे हैं और मेरे ब्लॉगों को देख रहे हैं। मैं आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। और आप लोगों के जो कमेंट आते हैं उसके निचोड़ के रूप में मैं ब्लॉग के द्वारा भी आपको अवगत कराऊंगा और बातें करूंगा उस संबंध में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप मुझे जो भी आप मुझे कमेंट करते हैं वो मेरे लिए एक और नया कुछ करने का मौका होता है। फिलहाल मैं गांव पहाड़ में अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और कुछ ऐसी रीत परंपराएं जो हमारे समाज के लिए, हमारे गांव पहाड़ के लिए बहुत आवश्यक थी, उन्हें मैं यदाकदा लोगों के बीच जाकर के कुछ बुजुर्गों से सुन के और उन पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या बदलाव हो रहे हैं, उनको मैं आपको ब्लॉग के जरिए पेश करता हूँ। तो मित्रों, बस आज जो है इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज के ब्लॉग को करता हूँ समाप्त और फिर मिलता हूँ किसी नए ब्लॉग पर। और थोड़ी बातें कभी इस संदर्भ में भी होंगी कि क्या क्या परिस्थितियाँ गांव पहाड़ में बन रही हैं। तो मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। हाँ,
आप ज़रूर मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करना और लोगों को भी बताना और कमेंट भी करते रहना। नमस्कार, धन्यवाद।